मेरे दिमाग में एक विस्फोट हुआ। मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैंने फ़ोन को अपने कान से लगा रखा था। जहीर हुसैन की आवाज़ फिर उभरी। इम्तियाज़ अहमद जिंदा शहाब हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं अपने मित्र की आवाज़ पहचानता हूँ। जहीर हुसैन सर, कृपया विवरण दें। आवाज़ कितनी ही ज़ोर से मेरे गले से निकली। उन्होंने मुझे बुलाया। पहले उन्होंने कन्फर्म किया कि आप जहीर हुसैन बोल रहे हैं। जब मैंने हाँ कहा तो उसने कहा, जहीर हुसैन, मैं इम्तियाज़ अहमद हूँ। आपको हैरानी होगी कि मैंने आपको इतने लंबे समय के बाद फ़ोन किया। मुझे नहीं पता कि इस बीच क्या हुआ, लेकिन जो थोड़ी सी जानकारी मुझे मिली है उससे पता चला है कि ताहिरा बेगम मेरे बच्चों को लूटने की फिराक में हैं। यह एक लंबा खेल है, मैं आपको विवरण बताता हूँ। अभी के लिए मेरी बात सुनो। सुना है कि मेरी संपत्ति के संबंध में कुछ फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। मैं आपको मूल दस्तावेज दिखा रहा हूँ। कागजात बैंक लॉकर में हैं। इसकी डिटेल आपको इस एड्रेस से मिल जाएगी। एड्रेस को नोट कर लें। शहाब, ये पता उसी फ्लैट का है जहां हमारे हिसाब से इम्तियाज़ अहमद की लाश मिली थी। अब सच्चाई क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा। पापा ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। और कहाँ हैं? जहीर हुसैन ने कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अब वह दुश्मनों के हाथ में हैं। बैंक लॉकर में कागजात हैं। लॉकर की डिटेल एक ही फ्लैट में है। मैंने उनसे पूछा कि मैं उनसे कब मिलूंगा और उन्होंने कहा कि समय आने पर मैं उनसे मिलूंगा। मैंने जहीर हुसैन से पूछा कि पापा का फ़ोन कब आया। उसने कहा कि कोई 20 मिनट पहले मेरे मोबाइल पर। क्या तुम मेरे पास आ रहे हो? हम एक साथ जाएंगे। मैंने कहा, मैं आ रहा हूँ। यदि कुछ विशेष होता है तो मैं आपको आपके फ़ोन पर सूचित कर दूंगा। फ़ोन काटने के बाद मैंने तुरंत नादिर खान को फ़ोन किया और उन्हें पूरी बात बताई। नादिर खान ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हो रहा हूँ। तुम ऐसा करो और कैसर खां को लेकर मेरे पास आओ, फिर हम यहाँ से जहीर साहब को ले जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। मैंने फ़ोन काट दिया और जल्दी से अपने हाथ धोए और अपने कपड़े बदले। फिर मैं कैसर खान के पास भागा। कैसर खान की नींद खुल चुकी थी और वह चाय बनाने में लगा हुआ था। मैं उसे से कहा, कैसर, आज हम चाय नहीं पिएंगे, आओ, कुछ बहुत ज़रूरी बात है। कैसर खान ने कहा, ठीक है साहब, और थोड़ी देर बाद गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। नादिर खान को उनके घर के दरवाजे पर तैयार पाया गया तो हम जहीर हुसैन को लेकर मनचाहे फ्लैट पर पहुँचे। नादिर खान ने अपने हाथों से ताला खोला। वहाँ अभी भी पुलिस का एक सेल था, लेकिन नादिर खान ने व्यवस्था कर रखी थी, तो हमें अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और हम अंदर पहुँच गए। पहले मैंने उसी कोठरी की तलाशी ली जिसमें मुझे तस्वीरें मिली थीं। लॉकर की एक चाबी के साथ एक चिट्ठी भी थी। पत्र में कुछ ऐसे कागजात थे जो विधिवत प्राप्त थे और जिनमें हमें पापा के मूल हस्ताक्षर से बैंक का लॉकर खोलने की अनुमति दी गई थी। नादिर खान ने कहा, एक बड़ी मुश्किल दूर हो गई, नहीं तो इतनी आसानी से बैंक को खोलने की इजाज़त नहीं मिलती। इसके लिए नियमित कानूनी कार्रवाई करनी होगी। फिर हमने वो लेटर पढ़ा जो 100% पापा ने लिखा था और जिसमें लिखा था, बैंक लॉकर में वे सभी दस्तावेज होते हैं जो संपत्ति पर हमारे पूर्ण अधिकार को साबित करते हैं। ये वही दस्तावेज हैं जो जाहिर तौर पर जहीर हुसैन से चुराए गए थे और उनकी जगह फर्जी दस्तावेजों ने ले ली थी। चूंकि इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी की गई है, इसलिए आप ताहिरा खानम के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं। मैं ठीक हूँ और समय आने पर आपसे मिलूँगा। इस पत्र को पढ़कर मेरे हाथ पांव फूलने लगे। ये खुशी असहनीय थी। नादिर खान ने अचानक पूछा, जहीर हुसैन सर, आपके पास किस नंबर से फ़ोन आया था? बेशक वह नंबर आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। जहीर हुसैन ने कहा कि मुझे तुरंत पता चला कि यह कॉल पब्लिक होस्ट से की गई थी। कृपया मुझे सार्वजनिक बूथ संख्या दें और मुझे जानकारी मिल जाएगी। ठीक, जहीर हुसैन ने कहा और फ़ोन निकालकर नंबर दे दिया। उसके बाद हम फ्लैट से निकलकर बैंक पहुँचे। हमें लॉकर से कागज़ों का लिफाफा मिला और उसके बाद हम चले गए। रास्ते में जहीर हुसैन ने कहा, यह बहुत भ्रमित करने वाला है। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। ताहिरा खानम ने ज़रूर अपनी रहस्यमयी शक्तियों के जरिए इन कागज़ों को हमसे दूर उड़ाया होगा।
लेकिन वे इम्तियाज अहमद खान की गिरफ्त में कैसे पहुंचे, और सबसे खास बात यह है कि इम्तियाज साहब जिंदा हैं। भगवान की शरण बहुत ही अनोखी और रोचक घटना है। हालांकि पापा के जीवन के बारे में मामा और ताया अबू आदि को कुछ भी नहीं बताने का निर्णय लिया गया। मैं घर आ गया। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें संतुष्ट कर पाया और उन्हें बताया कि एक ज़रूरी कॉल है जिसके कारण मुझे जाना पड़ा। हालांकि मेरी बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की गई। जिस संसार में सारा दिन बीत गया वह वर्णन से परे है। मैं बस इतना चाहता था कि किसी तरह पापा मेरा फ़ोन नंबर जान लें और मुझे फ़ोन भी करें, लेकिन जाहिर तौर पर यह मेरे बस की बात नहीं थी। अगर सच में पापा जिंदा हैं और ये भी एक सिलसिला है जैसा अब तक होता आया है, तो पापा का जीवन ही हमारी सबसे बड़ी दौलत थी। एक बार फिर हमारे दिल की दुनिया बस जाएगी। हालांकि धैर्य रखना बहुत कठिन था, लेकिन मैं धैर्यवान था। रात के खाने के बाद मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। मेरे विचार कहाँ गए, समय बीतता गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। उस समय रात के 2 बज रहे थे कि अचानक मेरी आंख खुली। मुझे कमरे में कुछ महसूस हुआ। मैंने चौंक कर देखा। पारंपरिक ड्रेसिंग टेबल के पास लाइट आ रही थी जहां मैंने पहली बार सिफोना को देखा, और फिर भी जब मैंने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी सिफोना को बाल संवारते देखा तो मुझे रोमांच महसूस हुआ। मैं जानता था कि अब वो सिफोना नहीं बल्कि गुरनी थी, लेकिन उस वक्त वो सिफोना के रूप में थी और कम रोशनी में भी इतना अंधेरा होते हुए भी बहुत आकर्षक लग रही थी। मैं उठकर बैठ गया और सिफोना ने मेरी ओर मुड़कर कहा कि तुम जाग रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हारी आंखें खोलने के लिए विलाप किया था। मैंने कहा, क्या बात है सुनीरा। अचानक मैंने अपना स्वर बदल दिया। सुनीरा नाम पाकर वह बहुत खुश हुई। वह अपनी सीट से उठी और कुछ कदम मेरी ओर बढ़ी। उसने कहा कि जब से आपने अपना रवैया बदला है, मेरी नींद उड़ गई है। तुम्हारी सुनीरा अभी तुमसे मिलने आई थी। चलो, अब जाग रहे हो तो बाहर जाओ। सुनीरा, तुम आगे बढ़ो, मैं अपना चेहरा और हाथ धोकर आता हूँ। सुनीरा ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और कमरे के दरवाजे की तरफ चली गई। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं अब वह एक क्षण करना चाहता था जिसके लिए मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मैं बाथरूम में गया और हाथ मुंह धोकर उस ताबीज को देखा जो कैसर खान ने मुझे दिया था। मैंने दूसरा ताबीज पकड़ा और फिर माचिस निकालकर अपनी जेब में रख ली और फिर उस हिस्से की तरफ चल पड़ा जो खाली हुआ करता था और जहां कई घटनाएं हुई थीं। सुनीरा एक कमरे में थी। केवल उस कमरे में प्रकाश था। जब मैं अंदर गया तो उसने मुझे मुस्कुराते हुए आंखों से देखा और फिर एक तरफ इशारा करके कहा, बैठना, और फिर वह खुद मेरे सामने बैठ गई। वह कहने लगी, शिहाब को मुझसे शादी करने में कितना समय लगेगा। मैंने सुनीरा से पूछा कि प्रक्रिया क्या होगी। सुनीरा ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सुनीरा ने कहा कि ताहिरा खानम व्यवस्था करेगी। अर्शम की कोठी हमारा घर होगी। उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ से सजाया जाएगा। हाँ, ये दर्द होगा कि आपको वहाँ मेरे साथ अकेले रहना होगा, लेकिन ये काम किया जा सकता है। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। सुबह से लेकर रात तक आप मामा और घर के अन्य लोगों के साथ समय बिता पाएंगे। रात को तुम पलों में मेरे पास पहुंच जाओगे। मेरे साथ जुड़े होने के बाद आपको कुछ रहस्यमय शक्तियां मिलेंगी। केवल आपका सूर्य ही इस रूप में आपसे मेल खाएगा। सुनीरा, तुमने मुझे उड़ा दिया है। क्या मैं इस लाइट को बंद कर दूं? सुनीरा के होठों पर मुस्कान फैल गई। फिर उसने कहा, हाँ, लेकिन इस ताबीज को हटाने के बाद। मैंने कंगनी पर मोमबत्ती को देखा और उसकी ओर बढ़ा। बत्ती बुझाई, फिर जेब से माचिस निकालकर मोमबत्ती जलाई, लेकिन साथ ही कैसर खान का दिया हुआ ताबीज भी निकाल लिया था। उसे पलटा और मोमबत्ती की रोशनी में सुनीरा को देखा। मैं आज इस ताबीज को इसलिए जला रहा हूँ ताकि तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी खत्म हो जाए। ये कहकर मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए ताबीज को मोमबत्ती से जोड़ दिया। ताबीज ने तुरंत आग पकड़ ली। अभी वह जरा सा ही जला था कि सुनीरा के गले से एक कर्कश आवाज निकली। मैंने ताबीज को नीचे झुका दिया ताकि कागज अच्छी तरह से आग पकड़ ले और वह जलने लगे। इस बार सुनीरा की चीख बहुत ही दिल दहला देने वाली थी।
उसने चारों ओर पिटाई की और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं उठे। मैंने रोशनी चालू की। सुनीरा अब चिल्ला रही थी, क्या कर रहे हो साहब? शिहाब, उसने फिर एक अंधे व्यक्ति की तरह एक कदम आगे बढ़ाया और ज़मीन पर गिर पड़ी। अब वह वापस ज़मीन पर जा रही थी और उसके गले से भयानक चीखें निकल रही थीं। उसके सारे कपड़े जल गए थे और उसके शरीर पर स्याही फैल गई थी। फिर अचानक ये सिकुड़ने लगा। उसका शरीर छोटा होता जा रहा था और अब वह घुर्नी के बीभत्स रूप में थी। सुनीरा बदहवास हो गई थी और वह अपने पैरों को ज़मीन पर रगड़ रही थी और बार बार उठने की कोशिश कर रही थी, और मैं इस दृश्य को बड़ी हिम्मत और साहस के साथ देख रहा था जब तक कि वह लगभग 1 फुट लंबा नहीं हो गया। ये छोटा और छोटा होता गया और अंत में गायब हो गया। कुल मिलाकर कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।